मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा बजट सत्र। यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही 12 अप्रैल से बंद। अनियंत्रित पहाड़ कटान से बड़ा खतरा। चारधाम यात्रा की राह में नया डेंजर जोन हुआ विकसित। और अप्रैल महीने की शुरुआत महंगाई के साथ ईंधन कंपनियों ने की एलपीजी गैस के दाम में बढ़ोतरी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी 250 रुपए की हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विशाखा चौधरी। शुरुआत करते हैं आज की सभी खबरों की और सबसे पहले बात पंजाब की खबरों से करते हैं। अमृतसर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जानकारी देते हुए थाना कंटेनमेंट जोन के एसएचओ ने बताया कि यह लंबे समय से मोटरसाइकिल को चोरी करने की वारदातों को अंजाम देते थे, जिसमें 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि एक आरोपी अभी फरार है और दोनों में से एक के ऊपर एनटीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं अमृतसर देहाती इलाके में भी इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है और जांच अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि इनसे आगे बारीकी से जांच करके पता लगाया जाएगा कि और कहां से ये मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना को अंजाम देते थे। डॉक्टर सुखचैन सिंह जी गिल, कमिश्नर पुलिस अमृतसर, श्री प्रभजोत सिंह जी बिरक, एडीसीपी 2 ਅਤੇ श्री तुषार गुप्ता जी IPS ACP ਵੈਸਟ जी ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 71/22 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੱਲੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਂਕੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ। ਤੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ? 2 ਦੋਸ਼ੀ फड़े गए, हले 1 दोषी हले फड़ना बाकी। और आगे बढ़ते हैं। होशियारपुर के गांव मुरादपुर में नारियल में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में वीरवार सुबह करीब 10 बजे अचानक आग लग गई, जिससे प्रवासी मजदूरों की करीब 10 झोपड़ियां और नकदी और अन्य सामान जल गया। बताया जा रहा है कि झुग्गियों के पास कूड़े के ढेर में लगी आग से यह घटना हुई और दिन का समय होने के कारण सभी मजदूर अपने बच्चों के साथ खेतों में मजदूरी करने के लिए गए थे, जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रमोद ने बताया कि आग लगने से उनका घरेलू सामान और अंदर रखी नकदी भी जल गई और उनका लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया और आग की सूचना मिलते ही विधायक जसवीर सिंह राजा ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही प्रवासी मजदूरों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया। सत श्री अकाल जी। अज असी इत्थे नरियाला पिंड च आए हैं। टांडे हल्के का लास्ट पिंड आ उड़मुड़ का। इत्थे अज झुग्गियां नूं अग लग गई सी, हले पता नहीं चलिया कारण दा। डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट भी आ गया राइट वे, तो मैं भी नाल दे पिंड सी, फिर मैं भी जल्दी आ गया। तो DC साहब नाल भी गल हो गई, SDM साहब नाल भी गल हो गई है। बाकी पार्टी के ध्यान च भी लियाता, CM साहब तो भी मैसेज अच्छा और आधे घंटे तक उपड़ जाना मैं मैसेज छड्डता आ। तो जो भी इन्हां दी सरकार वालों बनती सहूलत होएगी वो पहल के आधार पर इन्हां दी हैल्प की जाऊगी। बाकी पार्टी सारी इन्हां दे नाल आ और कोई इदां दी दिक्कत नहीं। और शाम तक कुछ ना कुछ DC साहब नाल होनी गल हुई, वो भी संबंधित अधिकारी भेज रहे हैं। जो भी इन्हां दा नुकसान होया उहदी भरपाई जरूर करेंगे। हम लोग गए खेत में, वहाँ जाके देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद धुआं से कहीं से दिखाई दे रही है खेत से, तो हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं जो हो सके अपने झुग्गी में। तो यहाँ ढेर वगैरह कुछ भी है, गंद वगैरह यहाँ भी है, वहाँ भी है कुबाड़ा। हम सोचे कहीं वहाँ पे आग लगा होगा, वहाँ पे मतलब धुआं आ रही है। इतने ये लड़का मेरा मुंडा ये भाग के गया। पापा जी वहाँ घर पे कुछ नहीं बचा है, पूरा खत्म। वहाँ से जब आए तो यहाँ पे पाजी कुछ भी नहीं मिला।
ये बिस्तर कपड़े के सिवाय और कुछ नहीं। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान सारे बंदे मिलाकर कम से कम 1.5 लाख से ऊपर का नुकसान। तो अभी क्या सरकार को क्या बोलते हो? अभी सरकार हमारे पास कोई आए नहीं था, हम किसको बोलेंगे? जो हमारे से रिपोर्टर बोल के गए हैं, लिखवा गए हैं, उनको मैंने लिखवा दिया हूँ। और आगे बढ़ते हैं, जहां पर राशन कार्ड धारकों के लिए पंजाब सरकार अब पूरी तरीके से आश्वस्त होती हुई नजर आ रही है। बटाला में अब राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन दिया जाएगा, किसी को भी वापस नहीं लौटाया जाएगा। साथ ही बटाला विधायक अमन शेर सिंह शेरी ने कलसी की डिपो होल्डर और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की और विधायक कलसी ने कहा कि हमने पार्टी कार्यकर्ताओं की कमेटियां बनाई हैं जो अब डिपो होल्डरों के साथ राशन बांटेंगी, किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी से राशन काटा जाता है तो हम कार्यवाही करेंगे। डिपो धारकों द्वारा उनके वेतन के संबंध में दिए गए मांग पत्र पर भी विचार किया जाएगा। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 4-4 ਫੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ। जिन्ने भी साडे डिपू होल्डर ने साहबान ने उन्हां दे नाल जिहड़ी साडी कमेटी है इकट्ठे रल के काम करांगे। साडी सोच ये है भी जिहड़ा गरीब है, लोड़मंद है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਗੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਕਲਚਰ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਮ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਫੇਰਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90% ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਣਕ ਵੰਡਾਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆ ਜੀ, ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਿੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਣਕ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਕੋਲ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ਼ ਉੱਤੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਸੰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ तरीके वाइज ही कणक वंडाई। और आगे बढ़ते हैं, जहां पर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह के मिठापुर घर के पास बेखौफ लुटेरों ने एक एक्टिवा सवार महिला का बैग छीन लिया। महिला एक्टिवा पर अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रही थी और रास्ते में लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार युवकों के पास से तेजधार हथियार और पिस्तौल भी बरामद की गई है। घटना आगे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और लोगों के इकट्ठा होने पर हथियार बंद लुटेरे हथियार हवा में लहराते हुए वहां से फरार हो गए।
सूचना मिलते ही थाना 7 की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मिठापुर निवासी महिला रंजीत कौर अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रही थी और रास्ते में बाइक सवार 3 युवक आए और उसके बाद नीचे उतरकर उन महिला को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके बाद हथियार को दिखाकर बैग छीनकर फरार हो गए। और यह घटना आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी कप्तान के घर के बाहर हुई है। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश में बढ़ रही महंगाई की। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और जालंधर में पेट्रोल का भाव 101 रुपए 7 पैसे और डीजल का भाव 99 रुपए 81 पैसे हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह दर पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ी हुई नजर आ रही है उसको कम किया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों ने ही अपनी बात रखी और पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी कर कम किया गया, जिससे दर कम हो गई। इसी तरह केंद्र सरकार को भी पंजाब सरकार के साथ ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल को केंद्र सरकार ने जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। केंद्र सरकार बड़ी कंपनियों को लाभान्वित कर रही है और इसीलिए दरें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। तो लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन जारी है, जहां पर कहा गया है केंद्र सरकार को कि इसको इन दरों को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। डेली पेट्रोल डीजल दी कीमतां जिहड़ियां सरकार ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, मोदी सरकार ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ और ताकि इस ਬੋਲੀ ਡੂੰਗੀ सरकार ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। अच्छा, गलत की जगह इतनी थालियां ते खड़काइयां ने, क्यों खड़काइयां सी? ਤਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। नहीं की आवाज पहुंचेगी सरकार तक? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3/4 ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का और आपको बता दें कि धामी सरकार का बजट सत्र राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा में होगा, ये कहा गया है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है और सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार जून माह के दूसरे पखवाड़े में गैरसैंण में यह सरकार सत्र आयोजित कर सकती है। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यह बातचीत की और साथ ही कहा कि विधानसभा का यह सत्र चुनाव के तत्काल बाद होगा। इसमें सरकार लेखानुदान लेकर आई है, जो फिलहाल सत्र हुआ है, वहीं अब सरकार पूरा बजट लेकर आएगी और बजट सत्र का गैरसैंण में होगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर गैरसैंण में ही जो बजट सत्र है वो आयोजित किया जाएगा और आगे उन्होंने कहा कि सरकार इसकी पूरी तैयारी करेगी और सूत्रों के मुताबिक जून महीने में सरकार बजट सत्र कर सकती है और इस बात की पूरी संभावना है कि जून महीने में लगातार सरकार जो अपना दूसरा बजट सत्र है वो पेश करेगी और यह उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे से जुड़ गए हैं। क्या लगता है धीरेन्द्र, किस तरह से जो विधानसभा सत्र है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा, क्योंकि लगातार विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि कहीं ना कहीं गैरसैंण को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा।
तो मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा करते हुए किस तरह से जो आगे की रणनीति है उसको बनाया जा रहा है? बिल्कुल विशाखा, देखिए अब उत्तराखंड का जो बजट सत्र होगा, यानी ग्रीष्मकालीन सत्र भी आप कह सकती हैं, जुलाई में होगा और उसे गैरसैंण में करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। क्योंकि आपको बता दें कि जो गैरसैंण है उत्तराखंड की राजधानी के तौर पे उसको मान्यता देने की मांग बहुत पहले से उठती रही है और राज्य निर्माण आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय भी यह एक भावनात्मक मुद्दा था और राज्य आंदोलन के लगातार आप देखिए जब भी राज्य आंदोलन चला, जब तक राज्य निर्माण के पहले तक यह एक प्रमुख मुद्दा रहा कि गैरसैंण राजधानी होगी। और चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लगातार उन्होंने गैरसैंण को वरीयता देने की कोशिश की, क्योंकि ये एक सियासत का बड़ा मुद्दा भी है कि गैरसैंण जो उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के मध्य में पड़ता है और दोनों मंडलों का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। तो इस लिहाज से देखें विशाखा, मुख्यमंत्री का ये जो बयान है यह बड़ा स्वाभाविक है कि उनको अपना जो बजट सत्र है वहां आयोजित करना पड़ेगा और एक मैसेज, एक संदेश देना पड़ेगा कि जो सरकार है बीजेपी की, वह लोगों की भावनाओं का ध्यान रखती है और गैरसैंण आज भी उत्तराखंड का एक बड़ा भावनात्मक केंद्र है, राजनीति का भी एक बड़ा भावनात्मक केंद्र है विशाखा। लेकिन लगातार आरोप ये लगते रहे हैं कि केवल बजट सत्र आयोजित किया जाता है गैरसैंण में, जबकि जो वहां का जो हम कह सकते हैं कि विकसित होने के लिए जो ढांचा है वहां का, उसको विकास का जो दौर है उसके लिए वो नहीं किया जाता। केवल बजट आयोजित करके जो सरकार है वो गैरसैंण को कहीं ना कहीं उसके बाद छोड़ दिया जाता है अगले 5 सालों के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल विशाखा, आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। आप देखिए जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में वहां पे सत्र ही चल रहा था और उसी सत्र के दौरान उन्होंने ये घोषणा की कि गैरसैंण कमिश्नरी होगी और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी के तौर पे सरकार गैरसैंण को विकसित करेगी। हालांकि उसके बाद एक बड़ा सियासी जलजला आया और जिसके चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी सत्ता भी खोनी पड़ी, कुर्सी भी खोनी पड़ी। लेकिन बावजूद उसके आज भी सरकारों के लिए एक बड़ा मुद्दा है और एक बड़ा अहम सियासी मुद्दा है ये, और इसीलिए सरकारों की कोशिश होती है कि वहां पे कुछ न कुछ आयोजन करके इस तरह का सियासत को और लोगों को अपनी तरफ मोड़ा और जोड़ा रखा जा सके विशाखा। इसलिए आप देखिए कि गैरसैंण को एक तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी थी और उन्होंने कहा था कि वहां पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट सरकार करेगी और उसके लिए आगे वो काम कर रही है। अब बिल्कुल देखना होगा कि इस तरह से राज्य सरकार के द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर आगे विकास की बात की जाती है। फिलहाल तो जो बजट सत्र है वो आयोजित करने की बात मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कही गई है। तो और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, जहां पर उत्तराखंड के ही दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में एक वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर निधि उनियाल और स्वास्थ्य सचिव प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर निधि उनियाल के स्थानांतरण स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मिलकर इस प्रकरण से अवगत कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानांतरण स्थगित कर दिया। और ये पूरा मामला मुख्य सचिव को लेकर, स्वास्थ्य सचिव को लेकर है, जहां पर एक डॉक्टर के अनुचित स्थानांतरण को लेकर यह मुद्दा उठा और पूरी तरीके से उन्होंने इस प्रकरण की जांच के लिए कमेटी बनाने के लिए भी कहा है। तो मुख्यमंत्री धामी ने अलर्टनेस दिखाते हुए इस मामले में तुरंत जो स्थानांतरण किया गया था स्वास्थ्य सचिव के द्वारा एक डॉक्टर का, उसको रोक दिया और बाद में पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए, कमेटी गठित करने के लिए आदेश दिए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से ये जिम्मेदारी उठाते हुए मुख्यमंत्री को इस मामले से अवगत कराया गया, जिसके बाद धामी सरकार एक्शन में दिखी और डॉक्टर निधि उनियाल की बात पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ ये एक्शन लिया गया और उनके द्वारा जो स्थानांतरण के ऑर्डर्स जारी किए गए थे उसको रोक दिया गया। करना है क्या? और दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला दून अस्पताल की एक डॉक्टर निधि उनियाल को लेकर है, जो स्वास्थ्य सचिव की पत्नी को देखने के लिए और उनका इलाज करने के लिए उनके घर पर पहुंची थी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य सचिव की पत्नी के द्वारा इस डॉक्टर को अपशब्द कहे गए और डॉक्टर की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई और
स्वास्थ्य मंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह से उनके ओहदे को पूरी तरीके से उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया और स्वास्थ्य सचिव के द्वारा उनकी पत्नी के द्वारा ये पूरा जो मामला है वो इस तरीके से रखा गया, जिसके बाद डॉक्टर की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज की और ना ही और केवल अपना इस्तीफा भी उन्होंने इस मामले में सौंपा, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री एक्शन में आए और पूरी तरीके से डॉक्टर निधि उनियाल की बात को सुना, उनकी शिकायत दर्ज की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, क्या लगता है किस तरह से पूरा मामला था और डॉक्टर निधि उनियाल जो कि स्वास्थ्य सचिव के लिए उन्होंने ये कहा कि जो स्थानांतरण है वो भी कर दिया गया और जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी सौंपा, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, स्वास्थ्य मंत्री तक बात पहुंची और मामला अब जनता के सामने है। बिल्कुल विशाखा, आपको बता दें कि जो मामला निकल कर आया है एक बड़ा मामला देहरादून के दून हॉस्पिटल से निकलकर सामने आया है कि जो स्वास्थ्य सचिव है पंकज पांडे, उनकी पत्नी ने जो डॉक्टर है निधि उनियाल, वो दून हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उनको अपने घर पे बुलाया था, यानी कि कहीं ना कहीं एक नियमों से अलग जाकर उन्होंने अपने घर पर चेकअप के लिए बुलाया था। और जब चेकअप के लिए वो निधि उनियाल डॉक्टर उनके घर पे पहुंची तो उनके साथ बदतमीजी की गई। उनका आरोप है सीधा सीधा पंकज पांडे की पत्नी पर आरोप है और सीधा इतना ही आरोप नहीं, उनका आरोप ये भी है कि उनका जो है स्थानांतरण पंकज पांडे ने नियमों से अलग चलकर अल्मोड़ा में कर दिया, जिसका संज्ञान लेते हुए हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस जो आदेश पंकज पांडे की तरफ से दिए गए थे उनके स्थानांतरण की, उसको रोक लगा दी है और साफ तौर पर स्वास्थ्य सचिव को कहा गया है कि इस पर एक जांच बिठाई जाए और कमेटी गठित की जाए कि आखिर मामला क्या था और क्यों ऐसा किया गया कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि अभी जो मामला निकलकर सामने आ रहा है उस पर रोक लगा दी है जो स्थानांतरण है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सियासत अब उत्तराखंड की गरमाती हुई नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो भी लगातार पंकज पांडे का बिल्कुल आज में यही जो क्वेश्चन है वो आपसे कर रही थी कि किस तरह से, क्योंकि विपक्ष जाहिर तौर पर यह आरोप लगाएगा कि प्रशासनिक जो अफसर हैं वो हावी हैं कहीं ना कहीं आम जो जनता है या कई डॉक्टर्स है या उनसे जो नीचे का वर्ग है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष द्वारा ये मुद्दा उठाया गया होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने लगातार जिस तरह से एक्शन लिया है, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पूरी तरीके से इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्वयं पहुंचे मुख्यमंत्री के बाद, तो क्या लगता है कि सुनवाई हो रही है कहीं ना कहीं सरकार के इस दूसरे दौर में 2.0 के कार्यकाल में धामी सरकार के? बिल्कुल विशाखा, जिस तरीके से देखा जाए कि मंत्रियों की तरफ से भी एक बार जो आवाज उठ रही थी तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था मंत्रियों की तरफ से भी जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बेलगाम होते हुए नजर आते हैं, उसके लिए सीआर लिखने की बात भी लगातार मंत्री ने उठाई थी जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माना भी है। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही जरूर हावी है और इस अफसरशाही का ही नतीजा है कि जिस तरीके से इस डॉक्टर को घर पे बुलाया गया, यानी कि ओपीडी में, दून की ओपीडी में इतनी भीड़ रहती है लेकिन उनको छोड़ते हुए कहीं ना कहीं जनता के साथ भी एक खिलवाड़ माना जा सकता है कि उनको छोड़कर कहीं ना कहीं उनको डॉक्टर को अपने घर पे बुला लिया गया और जो मरीज थे ओपीडी में वो उनका इंतजार करते रहे, तो एक बड़ा मामला जरूर सामने आता है। और जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका संज्ञान लिया है और साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि इस तरह का जो मामला निकलकर सामने आया इसका पूरी एक कमेटी गठित की जाए और जांच की जाए। वहीं यदि हम बात करें धन सिंह रावत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो पुष्कर सिंह धामी है उस पर सतर्क जरूर बने हुए हैं क्योंकि दोबारा से उनके हाथ में एक बार सत्ता आई है तो कहीं ना कहीं वो अधिकारियों पे लगाम लगाने में जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल देखना होगा कि किस तरह से एक डॉक्टर की जो शिकायत है उसको पूरी तरीके से गंभीर लेते हुए आगे के जो फैसले हैं वो किए जाते हैं और कमेटी गठित की गई है, तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ जो एक्शन है आगे सरकार वो भी लेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यमुनोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण के कार्य में मानकों को ताक पर रखकर अनियंत्रित पहाड़ कटान किया जा रहा है, जिसके चलते यहां चारधाम यात्रा की राह में कई परेशानियां खड़ी हो रही हैं। हालांकि अभी 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होनी है और पहले यहां कई जगहों पर डेंजर जोन नासूर बने हुए थे, वहीं अब यहां एक और नया डेंजर जोन बनाया गया है और पूरी तरीके से ये डेंजर जोन अब विकसित होने लगा है, जिसके चलते यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है और अनियंत्रित पहाड़ कटान से बड़े खतरे के चलते यमुनोत्री हाईवे पर 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही जो हाईवे चौड़ीकरण का कार्य था उसको भी रोक दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से तमाम मानकों को ताक पर रखकर अनियंत्रित पहाड़ों का कटान किया जा रहा है, उससे जो समय समय पर राज्य में चारधाम यात्रा से लगाकर सभी आध्यात्मिक यात्राएं
आयोजित की जाती है उसमें एक बड़ा खतरा मालूम होता है, क्योंकि समय समय पर उत्तराखंड में तमाम जो प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा देखी जाती है और उसका एक बड़ा कारण पहाड़ का अनियंत्रित कटान कहा जाता है और जो मानवीय घटनाएं हैं, जो मानवीय इंटरफेयर है प्राकृतिक पहाड़ों में जाकर, वो एक कारण माना जाता है। तो चारधाम यात्रा के लिए किसाला खनेड़ा गांव की तलहटी पर डेंजर जोन विकसित होने की आशंका जताई जा रही है और इसको देखते हुए यमुनोत्री हाईवे बंद कर दिया गया है। 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आवाजाही बंद रहेगी यमुनोत्री हाईवे पर और चारधाम यात्रा को सुरक्षित दृष्टि से देखने के लिए अभी से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी अगले महीने चारधाम यात्रा होनी है और उसके बाद सरकार का ये जो कदम है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित मालूम पड़ता है और फिलहाल राज्य में पहाड़ के कटान को रोकने के लिए ये तमाम जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी ने आपको बता दें कि एक बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे पैसे के दम पर चलाया जा रहा है, ये राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। और आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।